स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड जो क्लास है उसके अंदर मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यानी जब भी हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दूसरा, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस भी तरीके का हम वहाँ से मिनरल ले रहे हैं और जिस भी टाइप का यूज़ किया जा रहा है उसका नेचर हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को इसमें इन्वॉल्व करवाना है। कोई भी एक यूनिवर्सल ऐसा मेथड नहीं होता है जिसे हर चीज़ के एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ कर सकें। हर चीज़ के एक्सट्रैक्शन में एक स्पेशल टाइप ऑफ जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो उन्हीं की स्टडी करनी है हमें। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, देन वन बाय वन हम एक एक जो मेथड है उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस या फिर मेटलर्जी होती क्या है। द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट एनी मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। इसके मेन जो स्टेप है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। और सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो भी क्रश ग्राइंड करने के बाद जो ओर बचेगा उसका कंसंट्रेट किस तरीके से करना है, या फिर इसे जाना जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ ओर के नाम से, या फिर ओर ड्रेसिंग, या फिर क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ओर। इनमें से किसी भी नाम से हम सेकेंड स्टेप को बोल सकते हैं। थर्ड है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कर्ड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। जो एक्सट्रैक्शन है कर्ड मेटल का उसको कंसंट्रेटेड ओर में से उसे फाइंड आउट करना। और फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ द कर्ड मेटल। फोर्थ स्टेप के अंदर हम रिफाइन करके प्योर जो हमारा सब्सटेंस है, जो मेटल है, उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है इसका यूज़ किया जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को पीसना, ग्राइंड करना जो है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग बोला जाता है। जो भी बॉल मिल होती हैं, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, उनसे क्या करते हैं, जो बिग लम्प्स होते हैं उन्हें स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और जब स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जब उन स्मॉल बिग लम्प्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो इसे तो हम क्या कह रहे हैं, क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग कह रहे हैं। और जब उसे पाउडर, फाइन पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पुल्वराइजेशन। पुल्वराइजेशन कब बोलेंगे, जब हम किस में कन्वर्ट करवा देंगे, उसे फाइन पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, तो उसे पुल्वराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ पे 2 चीजें हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। बिग लम्प्स को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं जो बॉल मिल्स होती हैं उनकी हेल्प से, जो क्रशर्स होते हैं उनकी हेल्प से, तो उसे क्रशिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और जब हम उस स्मॉल पीसेस जो हैं उनको फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे पुल्वराइजेशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, या फिर ओर ड्रेसिंग, या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ओर। इसके बारे में क्या कहें। अब देखिए, पुल्वराइजेशन प्रोसेस तक पहुंचने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो स्टार्ट होता है। और जो सेकंड स्टेप है यही हमें बताएगा कि द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटीज। जो अर्थी इम्प्योरिटीज है, देखिए जब भी आप बिग लम्प्स को स्मॉल लम्प्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अर्थी इम्प्योरिटीज तो उसके अंदर एज इट इज प्रेजेंट है, वो तो रिमूव नहीं हुई। अगर अर्थी इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है तो प्योर फॉर्म के अंदर कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें रिमूव करनी होती है अर्थी इम्प्योरिटीज। तो जो अर्थी और सिलिकन इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हीं को रिमूव करना है इस स्टेप के अंदर। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस यूज़ किए जाएंगे, उसके लिए नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट है जिनका हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं एक बार इसे मिटा देती हूँ और यहाँ पे वो सारी प्रोसेस लिख देती हूँ। अब इसमें देखिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसके अंदर मैंने ये कुछ एक मेथड लिखे हैं। देखिए इसके अलावा भी मेथड प्रेजेंट है, लेकिन आज मैं जितने मेथड आपको बता पाऊंगी वो मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, लैविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। हैंड पिकिंग जो मेथड है ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है कि अगर इम्प्योरिटीज हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रही है और अगर हम उन्हें हाथ से चुप के बाय द हैंड पिकिंग मेथड उन्हें रिमूव कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस। तो हैंड पिकिंग मेथड के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें पिकिंग मेथड के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। सेकंड वन इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, लैविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। इनमें से किसी भी नाम से इसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है इसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, यानी किसी चीज़ को वाटर की हेल्प से, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें वाटर की हेल्प से रिमूव करवाने को हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी एक तरीके से धो देना किसी चीज़ को।
तो जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होके वॉशेबल प्रॉपर्टी को शो करेंगी, वॉश हो जाएंगी, और जो हमारा और रहता है जिसके अंदर हमारी मेटल है, जो भी इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए हम सेपरेट आउट कर रहे हैं जिस एलिमेंट को, वो नीचे सेटल हो जाएगा, है ना, तो हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये अच्छा मेथड है नेविगेशन ग्रेविटी सेपरेशन, जो ग्रेविटी की वजह से जो हैवी मटेरियल होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो भी लाइटर इन वेट रहेगा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और वो रिमूव हो जाएगा। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज़ किया है। तो इस मेथड के थ्रू हम उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं जो इन ओर्स को मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनके अंदर या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक नेचर की हो या फिर और मैग्नेटिक नेचर का हो। एक चीज़ जो है वो मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए। अब देखिए इसके अंदर जैसे Fe3O4 है, मैग्नेटिक नेचर शो करता है, पायरोलूसाइट है, MnO2 है ना, तो इस तरीके के जो और है, क्रोमाइट और होते हैं, तो ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बियर करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इस तरीके के व्हील लगे हुए होते हैं, ठीक है, और जो ये व्हील होते हैं ये एक मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। ये अच्छा सा नहीं बन रहा है पर आप इसे अच्छा सा बनाए जब आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे उस टाइम के ऊपर, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ओके, ये इस पे बेल्ट लगी रहती है, ये मैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रहता है, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। यहाँ से हम जो भी इम्प्योर और होता है उसे यहाँ पे डाल रहे होते हैं। ओके, और ये जो बेल्ट है ये मूवेबल होता है, ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे इसके साथ साथ जब ये जो इसके ऊपर बेल्ट लगी हुई होती है मूव करना स्टार्ट करती है, तो इसके ऊपर जो भी और मटेरियल होता है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी यानी मैग्नेट की तरफ टुवर्ड्स मैग्नेट अट्रैक्ट होगी, तो वो क्या करेगी, इसके साथ स्टिक करके रखेगी जहाँ जब तक इसे मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका खत्म होगा ये यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर रख लेंगे, है ना, अगर हमारा और ऐसा है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो यहाँ तक आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेंगे। अगर इम्प्योरिटीज़ जैसे अर्थ इम्प्योरिटीज़ है या कुछ और है जो नॉन मैग्नेटिक नेचर की है, तो जैसे ही इस साइड मूव करेगा वो खुद को मैग्नेट के टुवर्ड्स तो खुद को अट्रैक्ट कर नहीं रहे हैं, तो वो यहीं पे सारी की सारी क्या होंगी, गिर जाएंगी। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग से सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। एक मैग्नेटिक नेचर का होगा, ये मैग्नेटिक नेचर का है, और ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। तो इस तरीके से दोनों को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल हैं वो Fe3O4 है, MnO2 है, इसके अलावा भी कैसेट्राइट है, SnO2 और जो आयरन के और होते हैं, और इनको जो है हम कंसिडर करते हैं एज ए एग्जाम्पल। तो आई होप आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं। एक बेल्ट इसके ऊपर टाई अप होती है, दो व्हील लगे होते हैं, एक मैग्नेटिक नेचर का होता है, एक नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। यहाँ से और की एंट्री करवा रहे हैं, और जो है वो जैसे यहाँ पे डालेंगे नीचे इस शाफ्ट के ऊपर आके गिरेगा। जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ये रोटेटेबल होती है, तो जैसे ये मूव करेगी इसके साथ साथ जो और है वो भी मूव करना स्टार्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहेगा वो इसके साथ साथ यहाँ तक मूव करेगा। जैसे ही यहाँ तक आएगा इसका फील्ड खत्म हो गया क्योंकि सिर्फ यहीं तक प्रेजेंट है, तो जैसे ही खत्म होगा वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा, यानी अलग से इसका डंप लग जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा वो जैसे ही बेल्ट जो शाफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, जब ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, वो सारा का सारा यहीं पर डल जाएगा। और इस तरीके से दो अलग अलग जो डंप है वो लग जाएंगे और हम इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। क्या है नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन के अंदर देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इन चीज़ों को सेपरेट आउट करने वाले हैं। PbS और ZnS का एग्जांपल लिया है मैंने, ये गैलेना है और ये क्या है, जिंक ब्लेंड। अब इनके नाम भी ध्यान रखने हैं आपको, आपने पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने इनके नाम बताए थे और उसके याद करने वो शायद आपने किए होंगे तो आपको ध्यान हो। ये गैलेना और जिंक सल्फाइड है, जो सल्फाइड या फिर और भी दूसरे तरीके के और ले सकते हैं, लेकिन वो और लेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर काम कर सके। तो ये जो होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। ओके, तो एक जो और होगा वो पुअर कंडक्टर होना चाहिए। तो जैसे ही हम इनका मिक्सचर डालते हैं
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। अब जो पुअर कंडक्टर है उसके ऊपर तो इतना खास कोई चार्ज जनरेट होगा नहीं, लेकिन जो दूसरा और होता है उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जो सेम टाइप, अब इलेक्ट्रिकल अगर चार्ज जनरेट हो रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ओबियसली वो जो चीज़ है वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देगी। ये जो मेथड है ये इस तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर अप्लाइड प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो गुड कंडक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, और रिपेल, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अलग रह जाएंगे, और रिपेल कर रहे हैं तो वो थ्रो अवे चले जाएंगे, और इस तरीके से ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेम टाइप के तो अट्रैक्ट होंगे और डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, थ्रो अवे चले जाएंगे, और जिस वजह से ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है ये मेथड हमें सेपरेशन का मेथड बताता है। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें स्टडी करते हैं। तो ये था आपका मेटलर्जी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड हमने देख लिए। इनके अलावा जो मेथड बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैरी ऑन करेंगे। तब तक आप इनको नोट्स में इंक्लूड कर लें, विद डायग्राम अच्छे से लिख लें।